सामने ख़वातीन व हज़रात, चैनल पे वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दिल की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज़ की थी डेटा सेंटर्स के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अब फाइनली डेटा सेंटर्स बनना शुरू हो गए हैं। एआई डेटा सेंटर्स पर्टिकुलरली, जो कि पूरी दुनिया में भी बड़ा एक हॉट टॉपिक है, क्योंकि एआई की रिक्वायरमेंट है कि बहुत सारे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हों जो कि एआई को रन कर सकें, और उसकी वजह से दुनिया में एक नेगेटिव वाइब फैलना शुरू हो गई है डेटा सेंटर्स को लेके, जिस पे लोग कह रहे हैं कि जी हमारा पानी पी जाएंगे, ये हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी खा जाएंगे। और ओवरऑल अब जो है ना, लोग रिजेक्ट करना शुरू हो गए हैं डेटा सेंटर्स को, एआई को इन जनरल। जाहिर है इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, जियो पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, और जनरली एक स्ट्रेस भी है लोगों के अंदर, क्योंकि जॉब्स जा रही हैं, सोसाइटी ओवरऑल चेंज कर रही है। इसके ऊपर जाहिर है हमारी बात होती रहती है, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है मेरा एआई के ऊपर क्या ओपिनियन है। जिनको नहीं भी पता मैं दोहरा देता हूं, क्योंकि बार बार लोग आके परेशान होते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर है कि इस वक्त एआई का एक फाइनेंशियल बबल चल रहा है, जो कि एट सम पॉइंट पॉप करेगा और मार्केट नॉर्मलाइज होगी। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हर दफ़ा जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आती है, चाहे रेलवे का टाइम था 200-300 ईयर्स अगो, या इलेक्ट्रिसिटी का टाइम था अराउंड 100 ईयर्स अगो, या इवन इंटरनेट जब मेन स्ट्रीम हो रहा था 2001 के अंदर, तो इसी किस्म का फाइनेंशियल बबल इन्फ्लेट हुआ था, फिर इवेंचुअली बर्स्ट हुआ था। लेकिन ये तमाम अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज़ इतनी पावरफुल होती हैं कि उसकी वजह से बड़े क्लियर किस्म के मॉन्यूमेंटल चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर। और जैसा कि अगेन रेलवे, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंटरनेट, इवन राइट नाउ एआई, ये हमारी दुनिया को इतना ज़्यादा बदलेगी और हमारा वे ऑफ लाइफ इतना ज़्यादा बदलेगी कि किस तरीके से हम नौकरियां करते हैं, किस तरीके से हम पढ़ाई करके एजुकेट करते हैं अपने आप को, काम किस किस्म का इंसान करता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये सब आने वाले वक्त में बदल जाएगा। जिसकी वजह से डेटा सेंटर्स एक इनेविटेबिलिटी हैं। उसको आप उसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं कि उसको अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, एफिशिएंट तरीके से बनाना चाहिए है, ऐसे इलाकों में बनाना चाहिए जहाँ पे वेस्ट कम हो, उसके अराउंड पॉलिसी सही होनी चाहिए है, उसके लिए राइट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन वो एक इनेविटेबिलिटी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो कंट्री उसको अवॉइड करेगी वो पीछे रह जाएगी। और इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में पिछली कुछ वीडियोज़ में काम किया हुआ है कि डेटा सेंटर्स या एआई ओवरऑल एज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ इंटेलिजेंस फॉर द इकोनॉमी, वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर हम मजीद नहीं जाते। लेकिन चूंकि वाटर की कॉन्वर्जेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी फैल रही है, दुनिया भर में फैल रही है, तो मैंने आपको पहली एपिसोड, जो 4 एपिसोड्स की सीरीज थी, उसमें पहली एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पानी एक्चुअली इतना इस्तेमाल होता नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने तो बस कहा कि डेटा सेंटर्स आ जाएंगे, वो तो सारा पानी पी जाएंगे। लेकिन अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो टोटल जो पाकिस्तान के अंदर पानी है, अगर आप जो टोटल रिक्वायरमेंट है डेटा सेंटर्स की, अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा लगाया है, बट अगर हम लेट से 1 गीगावाट का एक बड़ा डेटा सेंटर लगाते हैं जो कि 30 अरब डॉलर का लगता है, तो वो हम वैसे भी आज की तारीख में नहीं लगा सकते। बट अज्यूम करते हैं कि अगर हम वो लगा भी लेते हैं तो टोटल पाकिस्तान का 0.01% पानी इस्तेमाल होगा। अच्छा, जब मैंने ये वीडियो बनाई और मैंने ये देखा कि टोटल पानी कितना इस्तेमाल होगा, तो मैंने ज़ाहिर है लॉजिकली सोचना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का पानी एग्जैक्टली जाता किधर है और ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन हो किस तरह से रही है। क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि पानी हमारा डेटा सेंटर्स में ज़ाया हो जाएगा, तो शायद हम उस पानी को कहीं और ज़ाया तो नहीं कर रहे, या क्या हमारा पानी का जो यूजेज है वो फुली ऑप्टिमाइज्ड है। तो मैं उस रैबिट होल में घुसा, मैंने बहुत सारा डेटा उसमें निकाला। ये कोई तकरीबन 8-10 पेजेस हैं, जो कि बहुत मज़ेदार थे, बहुत इंसाइटफुल थे। मेरा अपना दिमाग फट गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो के अंदर आके आपसे भी ये सारी इंसाइट शेयर करूं। तो पहला जो थॉट है इस वीडियो की, वो बड़ी क्लियर है कि हमें अपने पानी को प्राइस करना पड़ेगा। और इसके ऊपर लोग अब तलवारें निकाल देंगे, छुरे तेज़ करना शुरू कर देंगे कि भाई तू पागल हो गया है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत पानी, उसको हम कैसे प्राइस कर सकते हैं? ये तो तुझे नेस्ले ने पैसा दिया होगा, या तुझे जो है ना गवर्नमेंट पैसा दे रही है, और तू जो है वो ये अजीब सा नैरेटिव लेकर आ गया है। क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ये बात सोचते हैं कि नेचुरल रिसोर्स पानी शुड बी completely free, should be available for all, is a basic human right, which all of these things are absolutely true. I mean, the fact that it's a basic human right is definitely true. It should be available to everyone, absolutely true. But जो प्राइसिंग वाली बात है, मैं उस पर कायम हूँ, और इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्यों हमें अपने पानी को प्रॉपरली प्राइस करना है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बड़े प्यार से इल्तिजा करूंगा कि 70% लोग जो आपकी वीडियोस को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं तकरीबन 380 समथिंग पे हूँ, आई थिंक 379 380 पे हूँ। अब 20,000 सब्सक्राइबर रह गया, फिर हम 4 लाख का फिगर क्रॉस कर लेंगे, जो कि एक बड़ा नंबर है मेरे लिए। आप लोगों के लिए जाहिर है कि एक बड़ी सादा सी चीज़ है, कोई इसमें पैसे नहीं लग रहे। लेकिन आपके उस एक सब्सक्राइब से ओवरऑल जो मैं फाइनली जब 4 लाख पे पहुंचूंगा ना, तो दिल को एक सुकून मिलेगा।
ज़िंदगी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी और ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। तो बराह करम अगर आपको कंटेंट से कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही बहुत सारे लोग, खासकर वो लोग जो कि जेन्युइनली देखते हैं और जेन्युइनली इससे फ़ायदा हासिल करते हैं, वो कमेंट नहीं करते। उनका तर्ज ही नहीं है, वो यूट्यूब के ऊपर किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट नहीं करते। लेकिन आप लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि जिसने तंग करना होता है ना, जिसने आके बेइज्जत करना होता है, जिसने फालतू में जो है ना शोर डालना होता है, वो ज़रूर आके कमेंट करता है। लेकिन जिसने आके कोई पॉजिटिव बात करनी होती है या कोई क्यूरियस बात करनी होती है, कोई सवाल करना होता है, वो कमेंट नहीं करता। तो एल्गोरिथम को लगता है कि यार ये शायद वीडियो बिल्कुल फारिग है। मुझे भी यही लगता है कि यार शायद वीडियो बिल्कुल फारिग है। ज़ाहिर है अगर 50,000 व्यूज़ हैं, उसमें से 50 कमेंट्स आए हैं और 50 के 50 नेगेटिव हैं, तो बंदे को लगेगा कि यार ये तो हर किसी को बुरी लग रही है। हालांकि 50,000 लोगों ने देखी और 50 कमेंट सिर्फ नेगेटिव थे। लेकिन जो पॉजिटिव वाले लोग हैं, अगर वो कमेंट करेंगे नहीं तो एल्गोरिथम भी कहेगा कि यार ये तो वीडियो फारिग है, ये तो लोगों को दिखाओ ही ना। और ओवरऑल जो क्रिएटर होता है वो भी थोड़ा अफसरदा हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो बराह करम छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, एंगेजमेंट के लिए, एल्गोरिथम के लिए। और ओवरऑल मैं वैसे भी सारे पढ़ता हूँ कमेंट्स और मैं खुद भी बड़ा कुछ सीखता हूँ जब आप लोग खासकर सवाल करते हैं, कोई इंसाइट शेयर करते हैं। अगर आपकी कोई डिसएग्रीमेंट भी होती है तो 10-15 सेकंड लगा करके अपने ख्यालात ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। पाकिस्तान में जब मैं था तो बैंकिंग सिस्टम को बुरा भला कहता था कि कितना स्लो और इनएफिशिएंट है। अमेरिका आया हूँ तो पता लगा है यहाँ पे भी वही हाल है। अगर टीम को पैसे भेजने हैं या किसी जानने वाले को पैसे भेजने हैं या बेगम ने कोई जोड़ा ऑर्डर कर दिया और अब वेंडर को पैसे भेजने हैं, तो आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू 2 से 3 दिन वेट करें, उसके ऊपर फीसेस दें और फिर वेट करते रहें कि यार वो पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। थैंकफुली मेरे पास टैप टैप सेंड है जो कि इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफ़र करता है, बेहतरीन रेट्स देता है और अगर आप पहली दफ़ा डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको एक ज़बरदस्त किस्म का बोनस भी देता है। खासकर अगर आप मुजम्मिल पीके का प्रोमो कोड डालेंगे तो यूएस और कनाडा के सार्फिन को $20 का बोनस मिलेगा और बाकी जो तमाम रीजन्स हैं यूरोप के या ऑस्ट्रेलिया के, उनको भी ज़बरदस्त किस्म का बोनस मिलेगा। यहाँ पर कहीं पर नजर आ रहा होगा। तो आज ही टैप टैप सेंड डाउनलोड करें और अपनी ज़िंदगी में इंस्टेंट ट्रांसफर्स, ज़ीरो फीस और बेहतरीन रेट्स लेकर आएँ। थैंक यू सो मच टैप टैप सेंड फॉर मेकिंग माई लाइफ ईजी एंड सपोर्टिंग द चैनल। और आइए चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। पानी की प्राइसिंग को समझने से पहले हमें प्राइसिंग इटसेल्फ को समझना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लोग काफ़ी दफ़ा मिस कर जाते हैं। पाकिस्तान में खासकर हमें इतना ज़्यादा प्राइसिंग का आइडिया नहीं है, हमें इतना ज़्यादा पैसे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम पैसे को एज अ वैल्यूएबल थिंग इटसेल्फ समझते हैं। हमें अगर कोई आके 5 लाख रुपया ऑफर करता है और वो कहता है कि भाई तूने उस कुर्सी पे बैठना है और तुझे महीने के 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो हम सोचते हैं यार ज़बरदस्त काम हो गया, बैठ जाते हैं, कर लेते हैं क्योंकि पैसा तो मिल रहा है। हालांकि हम ये नहीं सोच रहे कि यार क्या हम कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उधर बैठ के। और अगर वो बंदा मुझे कुछ किए बगैर, किसी किस्म की वैल्यू क्रिएट किए बगैर 5 लाख रुपए दे रहा है, तो कोई ना कोई इसमें जो है ना गेम चल रही है। कहीं ना कहीं या तो वो जो है ना मुझे इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो कल को आएगा और मुझे किसी केस में फंसाएगा, क्योंकि कोई पागल ही होगा कि वो आके कुछ ना करने के आपको 5 लाख रुपए दे। अगर आप एक फाइल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आपको महीने का पैसा बस आंखें बंद करके आ जाता है, हालांकि वहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, तो कोई पागल नहीं है कि वो आपको आके पैसे दे रहा है। वो एक पॉन्जी स्कीम है, पैसा डबल हो रहा है और इवेंचुअली जो है ना आपको नुकसान होगा। इसी वजह से हमारे लोग बहुत ज़्यादा स्कैम्स में भी पड़ते हैं, क्योंकि हम पैसे इटसेल्फ को वैल्यू समझते हैं। एक्चुअल के अंदर होता क्या है, पैसा इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू और वैल्यू इज़ क्रिएटेड ओवरऑल अंडरलाइंग इकोनॉमी के अंदर। पैसे को अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी से हटा भी दें तो इकोनॉमी चलती रहेगी, चीज़ें खरीदो फरोख्त होती रहेंगी। पुराने वक्त में भी ऐसे ही होता था। जो रुपया है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा इटसेल्फ इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जी तुम्हारी जो चीज़ है उसकी एक सर्टन वैल्यू इस कॉन्ट्रैक्ट में लिस्टेड है, अब तुम ये कॉन्ट्रैक्ट जाके किसी और को दे दो और एक सर्टन वैल्यू की चीज़ एक्वायर कर लो। तो जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि पैसा इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, फिर आप मार्केट में हर चीज़ को पिन पॉइंट करके देखते हैं कि यार क्या क्या चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है। अब इसी को अगर आप पानी के साथ कनेक्ट करें तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए है कि जब कोई चीज़ स्कार्स होती है या कोई लिमिटेड अमाउंट्स में अवेलेबल होती है तो डेफिनेटली वो वैल्यूएबल होती है। पाकिस्तानियों के लिए पानी बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। वैसे भी हम एक वाटर स्कार्सिटी की तरफ जा रहे हैं। फिर हमारा इंडिया के साथ जब मसला हुआ पिछली जंग के बाद, तो पानी उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा ये कॉन्वर्जेशन हो गई कि पानी का मसला फ्यूचर में हो सकता है। क्लाइमेट चेंज मज़ीद पानी का मसला क्रिएट कर रहा है। पॉपुलेशन का जो हमारा माशाल्लाह से बर्स्ट हो ही चली जा रहा है, उसकी वजह से पानी का मसला हो रहा है। तो पानी की स्कार्सिटी की वजह से पानी के अंदर एक वैल्यू है। अब अगर उस वैल्यू को हमने जांचना है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, तो हमें कोई मैकेनिज्म चाहिए है ताकि हम उस पानी को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और ये बात भी याद रखिएगा कि जस्ट बिकॉज समथिंग हैज़ वैल्यू डज नॉट मीन कि समवन विल गेट रिच इररिस्पेक्टिव। हालांकि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चले आप आर्ग्यू कर सकते हैं फॉर मोरालिटी सेक कि यार पानी के ऊपर पैसा नहीं कमाना चाहिए। पानी एक ऐसी नेचुरल चीज़ है, एक ऐसी ह्यूमन राइट है
कि उसके ऊपर अगर आप उसको कॉर्पोरेटाइज कर देंगे तो एक बड़ा नाइंसाफ़ी होगी। आई एग्री। लेकिन जब कोई चीज़ वैल्यूएबल होती है तो उसकी कॉस्ट रिकवर करना आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप उसकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं करेंगे तो ओवर टाइम वो जो चीज़ है वो मज़ीद स्कार्स होती जाएगी। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, आगे मैं आपको डेटा बताऊंगा, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है पानी की, हम वो भी रिकवर नहीं करते। तो हमने तो अपने पानी को बिल्कुल ही प्रॉपर्ली प्राइस नहीं किया, और चूंकि हमारा पानी अफेक्टिवली फ्री है, मतलब किसी को भी अगर पानी चाहिए है तो वो जा करके कनाल से या वो जा करके ज़मीन से उसको निकाल करके जितना चाहे इस्तेमाल कर सकता है, और कोई उससे पूछेगा नहीं कि भाई वो कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहा है, उसका तू आके कोई टैक्स दे। तो ऑटोमेटिकली जब कोई भी चीज़ फ्री की होती है तो आप उसको वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बिजली महंगी है, आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके अपने घरों में ऐसा होता होगा कि आपके पेरेंट्स, इवन आप लोग खुद एक एक बटन को ना कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं कि यार अगर मैं बाहर जा रहा हूँ लाइट बंद कर दूँ, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना ऑन हो, क्योंकि आपको उसका बिल आता है। तो आप उसको खुद से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, आप खुद से उसको बचाते हैं। लेकिन अगर पानी की कोई कॉस्ट नहीं है, अगर आपके पास पानी इन्फिनिटली आ रहा है, जो कि आपके पर्सपेक्टिव में आ रहा है, टैप खोलते हैं पानी आ जाता है, वॉट एवर, या आप दरिया किनारे रहते हैं, आप देख रहे हैं हर दिन दरिया में धड़ाधड़ पानी जो है वो बह ही जा रहा है, तो अगर उसमें से मैं पानी निकालता भी रहूं तो क्या मसला है, पानी तो आता रहता है। तो जाहिर है क्योंकि हमें कॉस्ट कोई नहीं पड़ रही, हम उसको वेस्ट करेंगे, हम ईजी हो जाएंगे, हम उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, और उसका नुकसान जो पाकिस्तान के अंदर इवन इंटरनल पॉलिटिक्स में होता है कि नॉर्थ और साउथ के हर वक्त झगड़े रहते हैं कि यार नॉर्थ के पास इतना पानी क्यों है और साउथ तक इतना पानी नहीं आता, या जो लोग नॉर्थ में रहते हैं जब उनके पास ज़ाहिर है दरिया जो है वो फरावानी से बह रहे हैं और वो उस पानी को निकाल करके धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो नीचे वाले का नहीं सोच रहे होते। हालांकि नीचे वाले की एक बड़ी वैल्यूएबल डिमांड है और वो डिमांड पूरी नहीं होती क्योंकि ऊपर वाले सोचे समझे बगैर पानी को वेस्ट करते हैं। अब वो कहाँ वेस्ट करते हैं, क्यों वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर मैं 2 मिनट के लिए आता हूँ। लेकिन आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि जब आपने कोई सिस्टम क्रिएट करना है मैक्रो लेवल के ऊपर, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को जो है ना एजुकेट कर दें तो सब लोग उसके हिसाब से सेट हो जाएंगे। 25 करोड़ लोग हैं, 250 मिलियन पाकिस्तानी हैं। अगर आपने उसके अंदर सिस्टम्स ऐसे बनाने हैं कि हर कोई उसको इस्तेमाल करे, दी ओनली मैकेनिज़्म जो कि एज ओल्ड एज टाइम है, वो है कि आप उसको प्राइस करें और उस प्राइस की बेसिस के ऊपर आप उसकी यूजेज को कंट्रोल करें। ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई, जो ओवरऑल मार्केट की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अब इसकी बड़ी सादा सी मिसाल सीएनजी का टाइम है, जो कि 2000 से लेकर 2008-10 तक मुशर्रफ साहब ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था कि जी हमारे पास सस्ती गैस थी, हमने उस सस्ती गैस को समझदार चीज़ों में लगाने के बजाय या तरीके से उसको एलिगेंट प्रोडक्टिव जगहों पे लगाने के बजाय हमने जी धड़ाधड़ सीएनजी के मद में गाड़ियों में बांटना शुरू कर दी, क्योंकि वो एक ज़ाहिर उस टाइम के एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, उनको अपनी रजीम को लेजिटिमाइज़ करना था, उनको लोगों को दिखाना था कि देखो मैंने तुम लोगों को कितनी लग्जरी दी हुई है। वो जो लग्जरी थी वो एक्चुअली आपका एक असासा था, एक लिमिटेड फाइनाइट असासा था। आपने वो सीएनजी की मद में धड़ाधड़ लोगों से इस्तेमाल करवाया, ज़ाया करवाया, और आज हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि हमें एक्चुअली एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर। तो ये आपकी रीसेंट हिस्ट्री में एक मिसाल मौजूद है कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है और अगर वो फाइनाइट रिसोर्स है और आप उसको प्रॉपरली प्राइस नहीं कर रहे, तो वो शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, आपके लिए काम निकाल देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक स्ट्रेस क्रिएट करती है। अब पानी का जो मसला है ना, अगर मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा सकूं, मैं अपने एडिटर को बोलूंगा इसको एनिमेट करके वो आपके सामने डाल दें। बट 1951 में पाकिस्तान में हर इंसान के पास 5650 मीटर क्यूब पानी अवेलेबल था, यानी कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन वाज 5650। फास्ट फॉरवर्ड 2017 के अंदर ये नंबर 908 को पहुंच चुका था और आज की तारीख में ये नंबर 660 के ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं आपको एक्चुअल बता सकूं कि जी क्या नंबर अच्छा होता है बुरा होता है, तो फॉकन मार्क इंडिकेटर जो कि यूएन और वर्ल्ड बैंक का स्टैंडर्ड है, उसमें अगर आपके पास 1700 मीटर क्यूब से कम पर कैपिटा पानी की अवेलेबिलिटी है तो यू आर अ वाटर स्ट्रेस्ड नेशन। अगर वो 1000 से कम है तो यू आर अ वाटर स्कार्स नेशन, और अगर वो 500 से कम हो जाए तो यू आर अंडर एब्सोल्यूट स्कार्सिटी। अब पाकिस्तान में एग्जैक्टली क्या हुआ, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द मोस्ट वाटर अबंडेंट नेशंस इन एशिया, यानी कि हमारे पास बहुत धड़ाधड़ पानी अवेलेबल था, नेचुरल पानी अवेलेबल था, फ्रेश वाटर पानी अवेलेबल था, और ऐसा पानी था जिसने दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। वी वर द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द इंडस रिवर, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस वाई हमने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1960s के अंदर डैम्स बना दिए, हमने ब्रिटिश का एक कनाल सिस्टम था उसको फर्दर एक्सपैंड किया, सारा कुछ किया, वो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन हमने अगेन उसको प्रॉपर्ली प्राइस नहीं किया। अब वो स्टार्ट में मसला नहीं था क्योंकि पानी ज़रूरत से ज़्यादा था, डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, तो
प्राइसिंग की ऐसा ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर मैं डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखूं तो ऑटोमेटिकली इट गोज़ टू ज़ीरो, स्पेशली क्योंकि साल के आखिर में उसने सारे पानी ने समुद्र में ही जाना था। तो अफेक्टिवली वाटर वॉज फ्री। वो फिर इवेंचुअली रिन्यू होके अगले साल दोबारा साइकिल शुरू कर देता था। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर अब स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ तो ऑलरेडी हमारा पानी अब समंदर तक तो क्या दूर की बात है, वो इवन जो है ना नॉर्थ से जब नीचे आता है तो वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। हमारे बहुत सारे इलाके जो हैं वो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, सिंध में पर्टिकुलरली। और आपने पिछले 10-15 साल के अंदर सुना होगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब जो है ना लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। इवन इंडस बेसन, जो इंडस डेल्टा है गालिबन, या इंडस बेसन है, जो कि नीचे बेसिकली आपका सारा पानी जो डिस्ट्रीब्यूट होता था और समंदर से लगता था, उसका एक पूरा इकोसिस्टम है वो भी तबाह हो रहा है। मैंग्रोव्स तबाह हो रहे हैं। एक इकोलॉजिकल डिजास्टर पूरा हो रहा है क्योंकि इनफ पानी नीचे आ ही नहीं रहा। हम लोग एक वाटर अबंडेंट नेशन थे जो कि 1990 के अंदर स्ट्रेस में आ गए और 2005 तक स्कार्सिटी को क्रॉस कर चुके थे। और 1000 से कम जो इस वक्त हम 860 पे खड़े हुए हैं, ये वार्निंग नहीं है, दैट्स लिटरली द लाइन जिसके बाद यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू टेक इट सीरियसली। अब आप खुद इसके बारे में ज़रा सोचिए कि हमारे यहाँ बहुत डिस्कशंस होती हैं, पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेसन होती है, सुबह शाम पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल डिस्कस होते हैं। क्या कोई पाकिस्तान में पानी को डिस्कस करता है? क्या उसके बारे में कोई बात करता है? लाइफ लाइन है पानी, सिविलाइजेशंस बनती हैं पानी के ऊपर। इजिप्ट एक क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन थी, नाइल के ऊपर पूरी की पूरी बनी, जिसकी वजह से वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडस रिवर के ऊपर बनी। हमारा पूरा पानी का सिस्टम तबाह हो रहा है और हमारे लोग सोच भी नहीं रहे उसके बारे में। हालांकि पानी से ही खाना है, पानी से ही इंडस्ट्री है, पानी से ही सब कुछ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक ये हमारे सर पे नहीं पड़ेगी ना, जब तक हम जलील नहीं हो रहे होंगे, तब तक इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो मैंने सोचा चलो मैं ही बात कर लेता हूँ। हालांकि मुझे पता है इस वीडियो के ऊपर बड़े कम व्यूज़ आएंगे इस तरह की पानी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। पीपल डोंट रियली केयर। पीपल जस्ट अगेन उनको बस पैसे से पैसा डबल करना सिखा दो। वो फाइनेंस कैपिटलिस्ट वाला आके बताओ कि यार इस स्टॉक में डालो ट्रिपल हो जाएगा, उस पर बड़े लोग क्लिक करते हैं। स्पेशली बिकॉज मुझे याद है नईम सिकंदर साहब की पॉडकास्ट में 2022-23 में गया था और उस पर मैंने ना बोला, मैंने लोगों को उस टाइम में बताया था कि 2025-26 में पाकिस्तान के अंदर मेजर वाटर स्कार्सिटी का खदशा आने वाला है और हमें उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मुझे याद है वो क्लिप नईम सिकंदर भाई ने लगाया ऑनलाइन। हालांकि मैं हमेशा से आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज ऑप्टिमिस्ट और मैं लॉन्ग टर्म पे पाकिस्तान के बारे में, जनरली दुनिया के बारे में आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग ऑप्टिमिस्ट। आप देख रहे हैं मैं एआई के बारे में भी यही कह रहा हूँ कि उसके मसाइल अपनी जगह, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो इंशाल्लाह ह्यूमैनिटी को फ़ायदा ही देगा एज लॉन्ग एज पढ़े लिखे काम के लोग जो हैं वो अपना सर नीचा रख के तरीके से काम करते रहें। तो इसी तरीके से उस टाइम में मैंने वो पानी के बारे में बात की, वाटर स्कार्सिटी की बात की, जो कि डेटा भी आपको बता रहा है। अब तो खैर बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। जब इंडिया ने गेट बंद करना शुरू किए तो गवर्नमेंट ने आके बोला कि जी हमारे लिए वाटर कितनी बड़ी लाइफ लाइन है, हम वाटर स्कार्सिटी से गुजर रहे हैं, बड़े मसाइल हैं वगैरह वगैरह। उस टाइम पे मुझे याद है मिलियन उसके ऊपर व्यूज़ थे उस क्लिप पे और नीचे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक चीज़ थी, ओ तू दराज का अरस्तू, सस्ता अरस्तू, चाइनीज़ अरस्तू, पता नहीं क्या क्या लोगों ने आगे बातें की हुई थी। दिल दुखता है, सच्ची बात है। लेकिन मैं ये जो सारी बात कर रहा हूँ ये अपने लिए नहीं कर रहा कि आप आके बोलेंगे मुजम्मिल भाई तू बड़ा किंग है, छा गया है, आई डोंट रियली केयर। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि यार इन चीज़ों को सीरियसली लें, इन चीज़ों को डिस्कस करें, जाके अपने दोस्त यारों से बोलेंगे भाई पानी का थोड़ा डेटा देखो कितना ये सीरियस प्रॉब्लम है, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी कॉन्वर्जेशन का हिस्सा नहीं है, हर इंसान सेल्फिशली बैठा सोच रहा है कि यार मेरा सिस्टम चल रहा है ना, मैं नेस्ले की बोतल मंगवा करके कर लेता हूँ, मैं फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी ले आता हूँ, मुझे क्या गर्ज के यार पूरे पाकिस्तान के पास पानी है कि नहीं है। इवेंचुअली आप याद रखिएगा आपके पास ही पानी नहीं होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आएगा। सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड वी नीड टू हैव एक्सपर्ट्स टॉकिंग अबाउट इट। मैं तो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, होपफुली आने वाले वक्त के अंदर एक्सपर्ट्स भी इसके ऊपर बात कर सकें। बट खैर थोड़ा सा मजीद डेटा को देखते हैं। टोटल पाकिस्तान में 183 बिलियन मीटर क्यूब हर साल जो है वो विड्रॉ होता है, हमारे वाटर सिस्टम से इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में ना हम हमेशा सोचते हैं कि यार पानी ज़ाया कौन कर रहा है। जो अमीर आदमी अपनी गाड़ी धो रहा है ना बैठा हुआ, वो पाकिस्तान का सारा पानी ज़ाया कर रहा है। अगर आप शावर 10 मिनट के बजाय 15 मिनट का ले रहे हैं ना, तो सारा पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई नेस्ले बॉटल करके पानी आपको बेच रही है ना, तो एक्चुअली सारा पानी तो वो कंज्यूम कर रहे हैं। और पाकिस्तान की वाटर स्कार्सिटी का रीज़न जो है वो इंडस्ट्री है, वो अमीर आदमी है, वो सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। एक्चुअल आपका पानी किधर जा रहा है? आउट ऑफ 100%, 94% ऑफ योर इंटायर वाटर गोज टू एग्रीकल्चर। इस चीज़ को फिर से सुनिएगा, पाकिस्तान का 100% पानी में से 94% सारा पानी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में जाता है। जो आपके बाकी घर हैं, 250 मिलियन पाकिस्तानी, 25 करोड़ लोग, टोटल 5% इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ग्लोबल एवरेज देखेंगे तो वो तकरीबन 12 से 15% है। पाकिस्तान में क्योंकि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्रैपी है,
हमने अनफॉर्चुनेटली पानी के ऊपर उस तरह से काम किया हुआ नहीं है। हमारे लोग बेचारे जो है ना वो ज़मीन से पानी निकाल निकाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन्होंने वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेकर आते हैं, वो घर पे स्टोर कर रहे होते हैं। मैं 2012 में ग़ालिबन आई वाज़ वर्किंग एट द वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। बाय द वे ये मुझे स्टार्ट में बोलना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने आके इसमें ही बोलना है कि भाई तुझे पता है नहीं, तूने 4 आर्टिकल्स पढ़ लिए, तुझे लगता है हर चीज़ पता है। सर मैंने 1.5 साल जो है ना वर्ल्ड बैंक के साथ 2012 से लेकर 2014 तक तकरीबन काम किया था वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम पे, जिसमें आई वाज वर्किंग वेरी क्लोजली विद द वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान। वासा के नाम से आप लोगों ने शायद सुना होगा। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कराची, रावलपिंडी, इन सब जगहों पे मैं गया था। तमाम मैं वासा के डिपार्टमेंट से मिला, मैंने उनके प्रोजेक्ट्स देखे, मैंने देखा कि वहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। उधर एक तकरीबन 21-22 ग्रेड के अफसर होते हैं, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी। हम वर्ल्ड बैंक के बाबू थे, हम जाया करते होते थे, तो वो हमें रिपोर्ट देते थे कि जी एक्चुअल पानी की सूरत हाल क्या है। मैंने फैसलाबाद में गधों के ऊपर पानी डिस्ट्रीब्यूट होते देखा है और लिटरली ऐसे देखा है कि कनाल है और कनाल के इस तरफ जो सोसाइटी है ना, उसके अंदर पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई। कनाल से लोग पानी निकालते हैं, गंदा कीचड़ वाला पानी। वो वहाँ पे एक जुगाड़ू मोटर होती है, उससे वो जाके ब्लू रंग के कंटेनर्स होते हैं उनमें डालते हैं और गधों के कार्ट्स के ऊपर वो डाल करके जाके घरों में डिलीवर करते हैं। इट वाज माइंड नमिंग टू मी। एक इतना बड़ा शहर जहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, कनाल फ्लो कर रहा है, उधर पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा और गधों को लोग लिटरली पैसे देते हैं कि यार हमारे घर में पानी ला के डाल दो। कराची के अंदर DHA, जो कराची का सबसे अमीर तरीन इलाका है, वहाँ पर जा कर के 10 से 25 हज़ार रुपए के ऊपर एक टैंकर आके पानी डालता है, क्योंकि पानी की लाइनें ही नहीं बिछी हुई। मतलब दिमाग फट जाता है आपका। फिर पता लगता है कि जी कराची में वाटर टैंकर माफिया का एक बहुत बड़ी शय है और जब लाइनें बिछना शुरू होती हैं तो वो लाइनें फाड़ देते हैं आके, वो चीज़ें तबाह कर देते हैं ताकि वो वाटर टैंकर का माफिया चलता रहे, जो कि डीजल इस्तेमाल करता है पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब आप सोचें लॉजिक इसके पीछे क्या है। लेकिन चूंकि पानी इतना अनोइंग है, पानी डिस्ट्रीब्यूट ही सही नहीं होता, उसका हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया और उसको हम प्रॉपर्ली प्राइस ही नहीं करते, तो जाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब होने की वजह से सिर्फ 5% पानी जो है वो घरों में इस्तेमाल होता है या हमारे जो 25 करोड़ आवाम है वो इस्तेमाल करती है। अब जो मज़ेदार नंबर है वो इंडस्ट्री का है। पूरे पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, खाने बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्सटाइल के अंदर पानी इस्तेमाल होता है, कितनी फैक्ट्रियाँ कितना कुछ इस्तेमाल करती हैं, सीमेंट के ऊपर इस्तेमाल होता है। तमाम इंडस्ट्री मिलाकर, इवन जो आपके ये नेस्ले और ये सारे लोग जो बॉटलिंग करते हैं पानी का, ये तमाम मिलाकर 1% पाकिस्तान का पानी इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको एक तो ये नज़र आता है कि कितनी अंडर डेवलप्ड हैं हम एज अ सोसाइटी, एज एन इकोनॉमी। क्योंकि दुनिया के, ये खुद जाके नंबर्स देखिएगा, कंपेयर करिएगा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ह्यूमन कंजम्पशन इंडिया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ह्यूमन कंजम्पशन वाटर भी आपने साथ लिखना है ज़ाहिर है, अमेरिका, एशिया, एवरेज, इन सब की एवरेजेस निकालिएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आएगी। पाकिस्तान के अंदर 94% एग्रीकल्चर क्यों लेकर जा रहा है? वो इस वजह से लेकर जा रहा है कि क्योंकि हमने एग्रीकल्चर की पूरी इंडस्ट्री तबाह की हुई है, जो कि मेरी अगली वीडियो है जिसमें मैं डिटेल में एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री के मसाइल बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा अमीर आदमी, मैं और आप, बाय द वे नॉट दी अल्ट्रा रिच, मैं और आप जो शहरी हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, वो अपने किसान का पेट काटते हैं ताकि हमें सस्ता खाना मिलता रहे, ताकि हम अपना एक्सेस कैपिटल और 4 अरले तरलों की चीज़ों में लगा दें। बट वो दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। जो उसके पीछे थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जब आपका किसान पिस रहा है, जब आपने उसको अपग्रेडेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, जब आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो जाहिर है कि वो जाता है और जाके वो लिटरली 2000 साल पुरानी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त खेती बाड़ी करने के लिए। और वो जा करके फ्लड इरिगेशन इस्तेमाल करता है, वो जाके उस पानी को इस्तेमाल करके लिटरली जो मोस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, वो उस तरह के क्रॉप्स लगाता है और वो अंधाधुन उस पानी को, मैं तो कहूँगा, ज़ाया कर रहा है। क्योंकि अगर उस पानी की वैल्यू आपको समझ आ जाए, अगर आपको समझ आ जाए कि उस पानी से मैं क्या कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैं क्या कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, उससे मैं ख़रीदो फरोख्त करके मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, तो शायद आप उस पानी को इस तरीके से ज़ाया नहीं करेंगे। अब पानी की वैल्यू क्या है, अगेन आप अब वापस प्राइसिंग पे जाएंगे कि अगर हमें उसकी वैल्यू समझनी है, अगर हमें डिसाइड करना है कि पानी जो है वो शुगर केन के क्रॉप के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, या वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, या वो डेटा सेंटर के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो हमें पानी को प्राइस करना पड़ेगा, हमें उसको डिमांड एंड सप्लाई के अंदर लेकर आना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं उसकी एक ऑप्टिमाइजेशन निकालनी पड़ेगी। बट खैर वापस आते हैं थोड़ा डेटा के ऊपर। ये याद रखिएगा, मैं फार्मर्स को बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहा। अगली वीडियो मेरी फार्मर्स के ऊपर है। पानी की कॉन्वर्जेशन डेफिनेटली एक एग्रीकल्चर की कॉन्वर्जेशन है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री का मसला नहीं है, इसमें डेटा सेंटर का मसला नहीं है, इसमें हम आप जैसे लोगों का मसला नहीं है, इसमें मसला किसानों का है, इसमें मसला एग्रीकल्चर का है। अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा तो आपका पानी ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा और आप एक वाटर स्कार्स नेशन ही बने रहेंगे। बट नॉनदलेस
हम थोड़ा सा डेटा की बात करते हैं। तकरीबन जो आपकी टोटल एनुअल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, पानी को जो आपने पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ उसकी अभी हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। हम मार्केट की बात नहीं कर रहे कि मार्केट में डिमांड कैसी है, उसके हिसाब से उसकी प्राइस होनी चाहिए। सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर है, आईएमएफ की 2015 की रिपोर्ट कहती है कि जी जो हमारा अथॉरिटी है ना पानी की, वो सिर्फ 25% ऑफ द कॉस्ट रिकवर करती है। यानी कि हम पानी को तो सब्सिडाइज करते हैं, हम कहते हैं कि यार पानी की कोई कॉस्ट नहीं हम लेंगे, लेकिन हम टैक्स पेयर का ही पैसा इवेंचुअली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को मेंटेन करना है, किसी ने तो वो बिल फुट करना है। तो हम आम आदमी के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि जो तुम पैसे दे रहे हो वो पैसे टैक्स की मद में तुम दो, और जो पानी है तुम्हारा वो फ्री है, वो अल्लाह की देन है, उसको तुमने जितना फेंकना है फेंको। लेकिन जो तुम्हारी कॉस्ट है वो किसी और चीज़ की है। अगर उसकी एक्चुअल कॉस्ट टैक्स में ना लगे और वो पानी में लगना शुरू हो जाए, तो खर्चा तो उतना ही हो रहा है, हर इंसान उतना ही पैसा दे रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली उस बंदे को समझ होगी कि यार ये जो मैं पानी ले रहा हूँ इसकी कॉस्ट है, इसको ज़ाया करना मेरे पैसे का ज़िया है, इस वजह से मैं उसको ऑप्टिमाइज तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। ऑन एवरेज जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं वो तकरीबन 8 अरब रुपया हर साल लगाते हैं जस्ट टू सब्सिडाइज द कनाल सिस्टम, जो उसकी रनिंग कॉस्ट है। बाय द वे, वो कोई नए कनाल्स की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको बस बमुश्किल चला रहे हैं, वो भी वेयर डाउन हो रहे हैं लेकिन बमुश्किल चला रहे हैं। और जाहिर है जब आपकी इस पूरे सिस्टम की इकोनॉमिक्स मेंटेन नहीं है, तो जो हमने कनाल सिस्टम को ग्रो करना है, जो हमने पानी को फैलाना है, बाय द वे मुझे पता है इसके ऊपर फ्लैग आएगी क्योंकि ये मिलिट्री की तरफ से एक प्रोग्राम आया था, लेकिन इट वाज अ गुड डिसीजन, इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। मिलिट्री नहीं, कल को कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है तो मैं उस वक्त भी सपोर्ट करूंगा, लेकिन कनाल्स बनने हैं, पानी ने डिस्ट्रीब्यूट होना है। हमारा जो इतना सारा लैंड है उसको हमने इरीगेट करना है, उससे हमने क्रॉप्स प्रोड्यूस करने हैं। वो तब तक नहीं हो सकते जस्ट बाय मेकिंग कनाल्स, 1.5 रुपये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तब तक नहीं हो सकते जब तक पानी की प्राइसिंग प्रॉपर नहीं होगी, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, जो कि भाई आप किस तरह ख़रीदेंगे, उसका आप कितना टैक्स देंगे, कितना पैसा देंगे, कंजम्पशन के ऊपर देंगे या किस तरह से देंगे। जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना बाय द वे, उन सबको बड़े अच्छे से पता है। मेरा तकरीबन पानी मैं बहुत प्यार से इस्तेमाल करता हूँ, मेरा पानी का कोई $100-150 का बिल आता है महाना, जो कि तकरीबन 25 से 40 हज़ार फॉर एग्जाम्पल आता है, राइट। और मैं एक एक्सट्रीमली वाटर अबंडेंट स्टेट में हूँ जहाँ पे धड़ाधड़ बारिश होती है, मतलब हर 1 किलोमीटर की दूर यहाँ पर लेक है, लेकिन मेरा इतना खर्चा आता है। अब जाहिर है आप इसके ऊपर बोलेंगे कि भाई आप तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनका जीडीपी पर कैपिटा वगैरह वगैरह, आई एग्री, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि हर पाकिस्तानी से 25,000 रुपया चार्ज करना शुरू कर दें, लेकिन आप जेन्युइनली जाके अपने घर वालों से पूछें, अगर आप अपने घर के फाइनेंसेस खुद हैंडल नहीं करते, आपने लास्ट टाइम जो बल्दिया का पानी आता है उसमें कब पैसे दिए हैं और कितने पैसे दिए हैं। मुझे लगता है मैं इस्लामाबाद में जो मेन मेरा एफ सेक्टर में घर है, उसकी शायद साल की टोटल आती है 10,000-12,000 रुपया की कॉस्ट, और वो प्रॉपर मतलब मेन शहर के अंदर एक घर है। मेरे हिसाब से अगर एफ सेक्टर में रिहायशी जो है उसको कम से कम 50,000 तो कम से कम है साल की, मेरे हिसाब से तो उसको कम से कम लाख सवा लाख पानी का देना चाहिए, क्योंकि उसकी इस्तात भी है अगर वो एफ सेक्टर में इतने महंगे घर में रह रहा है। तो इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में आई एम क्वाइट सर्टन कि अगर एफ सेक्टर में 5,000 रुपये आ रहे हैं तो बाकी जगहों पे तो बहुत ही कम आता होगा या काफ़ी दफ़ा आता भी नहीं होगा। और फिर जाहिर है इसमें जो एग्रीकल्चर की डिस्ट्रीब्यूशन है और बहुत सारी और चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। अगर मैं अपना ग्राउंड का वाटर निकालता हूँ, कोई आके मुझे उसके ऊपर टैक्स नहीं करता, जो कि अगेन एक नेचुरल रिसोर्स है और पाकिस्तान का रिसोर्स है। खैर इसके बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं कि आप पानी को प्राइस किस तरह से कर सकते हैं। फ्लैट क्रॉप बेस्ड चार्ज भी होता है कि यार डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा क्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं ताकि लोग इंसेंटिवाइज या डिसइंसेंटिवाइज हो, डिपेंडिंग ऑन के वाटर इंटेंसिविटी कितनी है। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल राइस जो है वो 60% ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है वर्सेस कॉटन। शुगर क्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें वर्ल्ड्स हाइएस्ट अमाउंट ऑफ डायबिटीज़ है। 30% ऑफ द पॉपुलेशन बाय सम एस्टिमेट्स हैज़ डायबिटीज़ और अनडायग्नोज डायबिटीज़। हम चीनी धड़ाधड़ खाते हैं, क्यों? क्योंकि अगेन वो हमारे बड़े बाबूज़ के पास जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली, सब बड़ी फैमिलीज जो है ना आपकी, उनके शुगर मिले हैं। उनको पता है कि यार रेंट सीकिंग साल का हमें इजी कुछ करे बगैर हमें उससे पैसा मिल जाता है। और शुगर के स्कैंडल्स आपके सामने हैं ऑलरेडी कि किस तरीके से कौम को और गवर्नमेंट के पैसे को और टैक्स के पैसे को निचोड़ा जाता है। तो जाहिर है कि वो फोर्स करते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं कि भाई शुगर केन लोकल उगाई जाए ताकि मिले जो है वो उसको क्रश करें और वो जाके आपको चीनी की फॉर्म में बेचें। अगर वो इतना पानी इस्तेमाल कर रहा है तो भैया शुगर को इंपोर्ट कर लो, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। और कोई ऐसा क्रॉप उगाओ जो कि ऑप्टिमाइज करे, कम पानी इस्तेमाल करे, और वो पानी फिर इंडस्ट्रीज़ में जाए, वो पानी फिर डेटा सेंटर्स में जाए, वो पानी और चीज़ों पे जाए जिससे हम लोकल वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। चीनी से हम क्या वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम धड़ाधड़ बैठ के खा रहे हैं और डायबिटीज़ करवा रहे हैं अपने लोगों को। बट एनीवेज 4% आपका क्रॉप्ड लैंड शुगर केन उगाता है, 17% आपका पानी शुगर केन इस्तेमाल करता है। सोचिएगा ज़रा इस बात को, मतलब
हम अगर मैं कहता हूँ ना मुर्गी के लिए या गाय के लिए या अंडों के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं, मैं कहता यार नहीं, वाकई बड़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उससे, जो है ना आपकी नरिशमेंट होती है, आपके लोग ज़हीन होते हैं क्योंकि प्रोटीन उनको मिल रहा होता है। चीनी के ऊपर हम 17% पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौम जो बैठी डेटा सेंटर पे रो रही थी, जो कि आपको इंटेलिजेंस दे सकती है कि 0.1% हमारा पानी उधर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, वो 17% पानी चीनी के ऊपर इस्तेमाल करती है। मतलब मेरा तो दिमाग ही फट गया ये बात सुन के कि यार लोग आके कैसे डेटा सेंटर के बारे में बात कर सकते हैं जब हमारी कौम 17% चीनी के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, जो हमारा केन है बाय द वे, वो इतना इनएफिशिएंट है बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कि हमारा 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस 2 kg ऑफ शुगर। ग्लोबली 3.5 kg ऑफ शुगर बनती है 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर से। तो ऑलरेडी आप एक तो पानी एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप को दे रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी फार्मिंग के मेथड्स इतने कोई पुराने हैं कि उसमें भी आप पानी को ज़ाया कर रहे हैं, आप फ्लड कर रहे हैं, आपका एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल होता है टू क्रिएट द सेम अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस। अगेन एग्रीकल्चर की इकोनॉमी के ऊपर अगली वीडियो में जाएंगे, लेकिन ये आपको समझना ज़रूर है कि ये मसाइल हैं हमारे और इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती और ये अंडरलाइंग रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीटली कुक्ड है। और हम आखिर में क्या करते हैं, हम कहते हैं वो बेचारा गरीब आदमी किसान, उसका ख्याल रखो, ये करो वो करो, सब्सिडी दे दो, टैक्स ना लगाओ। ये तमाम बातें आपको ये शुगर मिल ओनर्स और ये बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोग आके करते हैं, आपके इमोशन से खेल के, गरीब आदमी का लालच दे के आपको कि देखो गरीब आदमी का हम फ़ायदा कर रहे हैं। एक्चुअली वो अपने आप को एनरिच करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान को हॉस्टेज बनाया हुआ है। वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आपको डरा के पानी के ऊपर टैक्स लगा दोगे, पानी को प्राइस कर दोगे। भाई जितना आप पानी इस्तेमाल करते हैं ना, आपके ऊपर शायद इतना खर्चा ना आए, लेकिन एक्चुअली जो ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जो कि धड़ाधड़ फ्लड कर रहे हैं फील्ड्स को जाके, उनको पैसा देना पड़ेगा, उनको उस पानी को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। वो इवेंचुअली या तो ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। उनको जब कॉस्ट ही नहीं पड़ रही तो उनके पास क्या इंसेंटिव है? मतलब मैं उनको ब्लेम भी कैसे करूं जब उनके पास खर्चा ही कोई नहीं है। तो हमें ज़रूरी है ये समझना, आपकी पानी की यूजेज बहुत कम है, पूरे पाकिस्तान की पानी की यूजेज कम है। 25 करोड़ के ऊपर कोई पैसा नहीं लगेगा जब पानी को आप रियल प्राइस करना शुरू कर देंगे। पैसा लगेगा फार्मर के ऊपर, खासकर जो लार्ज स्केल फार्मर है ना, जो बड़ी बड़ी ज़मीन के ऊपर तोन के पानी ज़ाया करके क्रॉप लगाता है ताकि उसकी मिलें चलती रहें। उस फार्मर को फिर इवेंचुअली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, उससे ओवरऑल यील्ड भी बढ़ेगी, वाटर यूजेज भी कम होगी और नेट के ऊपर विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर हम ज़्यादा खाना बनाएंगे। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के ऊपर पाकिस्तान में खाना सस्ता होगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगेन प्रोडक्टिविटी क्या है उसको समझिए ज़रा जाके, क्योंकि उसको अगर आप समझ लेंगे ना तो ये रुपए के ऊपर आपको घुमाते हैं, वो ये घुमाना बंद कर देंगे। बंद तो खैर वो नहीं करेंगे, लेकिन आप होशियार हो जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग नंबर था, आप लोग जाहिर है कि मार्केट जाते होंगे, 1 किलो चीनी खरीदते होंगे। 1 किलो चीनी जो आपने खरीदी है ना मार्केट से, जो कि आप अपनी चाय में डाल डूल के 2-4 दिन में ख़त्म कर देंगे, 4 दिन बाद जाके 1 किलो और ख़रीदेंगे, उसको बनाने के लिए 1750 लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ है, ये याद रखिएगा, उस एक पैकेट को बनाने के लिए। अच्छा, 4 मिलियन टन हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। हम बड़े प्राउड हैं, हम खुश भी होते हैं इस बात के ऊपर कि यार देखो पाकिस्तान इतनी ज़बरदस्त राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, जेन्युइन बात है। लेकिन राइस जनरली ना पूरी दुनिया में ईस्ट एशिया से ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पर मानसून का धड़ाधड़ बारिश हो रही होती है, तो वो अगर पानी खाता है ज़्यादा एज अ क्रॉप तो उनका सिस्टम चलता रहता है विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। पाकिस्तान का सिस्टम फ़र्क है, हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम के ऊपर बारिशें होती हैं, वो भी अब तो बर्स्ट्स में होना शुरू हो गई हैं, कंटिन्यूस नहीं होती। तो हम जो एग्जिस्टिंग पानी आ रहा होता है उसको कॉन्स्टेंटली फ्लड कर रहे होते हैं फील्ड्स को, ताकि वो पानी अवेलेबल रहे और राइस ग्रो हो सके। राइस की प्रोडक्टिविटी अगर आप पाकिस्तान में देखें ना, तो वी आर प्रोड्यूसिंग रफली अराउंड 0.23 किलोज ऑफ राइस पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर, वेयर एज इजिप्ट, जो कि अगेन एक वाटर स्कार्स नेशन है, वो 0.79 किलोज पर मीटर क्यूब जो है ना प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि अगेन वहाँ पे प्राइसिंग हुई भी है उसकी प्रॉपर्ली, तो वो लोग फिर इवेंचुअली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वाटर यूजेज। पाकिस्तान में ऑन एवरेज फार्मर्स जो हैं वो 1200 से 2000 मिलीमीटर ऑफ वाटर अप्लाई करते हैं फ्लड इरीगेशन के अंदर, हालांकि 800 से 1000 ऑप्टिमल है। और ये जो एक्सपोर्ट वाली चीज़ है ना, इसमें आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा खास याद रखनी है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर मैं एक अगली चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ जो कि पोटेंशियली कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है। आप पाकिस्तान से राइस नहीं एक्सपोर्ट करते। आप टेक्निकली स्पीकिंग इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वैल्यू जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइस तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक्चुअल में पाकिस्तान में पानी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। पानी आपके पास आ रहा है, आप उस पानी को फील्ड्स में डाल रहे हैं, उस पानी से आपका जो राइस ग्रो कर रहा है, ज़ाहिर है ऐसा समझ लें एक प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट है वो आप बाहर भेज रहे हैं। जो एक्चुअल वैल्यू है, श्योर राइस इटसेल्फ की वैल्यू है, बासमती राइस की वैल्यू है, सारा कुछ है,
लेकिन पानी की भी एक वैल्यू है जो कि आप सब्सिडाइज कर रहे हैं और आप बेसिकली वहाँ से कॉस्ट कम करके आप उस प्रोडक्ट को बाहर बेच रहे हैं। तो जब भी आप एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करेंगे ना, आपने याद रखना है उसके अंदर एक सर्टन कंपोनेंट ऑफ वाटर उसकी प्राइस में होना चाहिए है या डला होता है। अगर आप ज़ाहिर है इस वक्त जिस तरह हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसको अगर आप फेस वैल्यू पे लेंगे तो हमारे तो सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही अनकम्पेटिटिव हो जाएगी। लेकिन जब आप पानी को प्रॉपर्ली प्राइस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पानी की यूजेज गिरेगी, क्योंकि ज़ाहिर है फार्मर्स अपग्रेड करेंगे, वो ड्रिप इरिगेशन डालेंगे, वो टनल फार्मिंग डालेंगे, वो 10 किस्म की और टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करेंगे ताकि प्राइस को नॉर्मलाइज किया जाए, वाटर की कंजम्पशन को कम किया जाए और इवेंचुअली शायद जो पानी का फैक्टर ऑफ कॉस्ट है वो उतनी ही हो जितनी आज है, क्योंकि पानी की ओवरऑल यूजेज कम हो गई है। और यही वजह है कि अब क्योंकि कॉर्पोरेट फार्म्स आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको कंट्रोवर्शियल चीज़ बताई थी, क्योंकि ये मिलिट्री वालों की है तो वो लोग आजकल ज़रा गुस्से वाले लोग हैं, तो वो आजकल पकड़ के जो है ना उनके बारे में बात की जाए तो एकदम से फ्लिप होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगेन कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फार्मिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री को नहीं करनी चाहिए, फ्री मार्केट के अंदर जो है ना पढ़े लिखे जो एक्सपर्ट है उसको करनी चाहिए, बट पाकिस्तान का सिस्टम है, चलता है, अब क्या कर सकते हैं उसका। हैविंग सेड दैट, कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर हमने जाके मुआहदे कर दिए जी सऊदी अरेबिया के साथ कि आप आएँ, आके इन्वेस्ट करें, आपके फार्म्स होंगे, आप उसमें जो भी ग्रो करेंगे वो आप एज इट उठा के ले जाएं। ज़बरदस्त जी, सऊदी आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है आपको, 100 बिस्मिल्लाह। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई बाहर से एक बंदा आ रहा है आपके यहाँ पर आके एक्सट्रीमली वाटर इंटेंसिव क्रॉप ग्रो करा रहा है। बाय द वे वो अपने कैटल के लिए, अपने जानवर के लिए जो है ना बाजरा या वो अनाज जो भी वो उगाते हैं, वो पहले अमेरिका में उगाते थे। अमेरिका से उन्होंने किक आउट कर दिया कि यार ये बहुत पानी इस्तेमाल करता है, हमें नहीं चाहिए, और ये इवन जो आपकी सॉइल की न्यूट्रिएंट्स हैं उसको खींच लेता है। अच्छा ठीक है, हम पाकिस्तान में उसको ग्रो कर रहे हैं, भाई कोई मसला नहीं है, ग्रो करें, कम से कम फिर उसकी कॉस्ट पूरी आप रिकवर करें ना। आप अगर उसमें पानी सब्सिडाइज देंगे, आपका पानी जो है वो प्राइस प्रॉपर्ली नहीं हुआ होगा, तो आप तो पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। आप बस उसको पानी को नाम नहीं देना चाहते। अगर आप ज़ाहिर है पानी को बॉटल करके बाहर भेजना शुरू कर देंगे तो लोग तो आप इन आर्म्स होंगे। अगर आप सोचें कि जी हम पाकिस्तान का 10% पानी जो है ना वो उठाएं, उसको बॉटल करें और वो मिडल ईस्ट भेजना शुरू कर दें, आप लोगों का दिमाग नहीं पड़ जाएगा कि यार हमारे पास पानी है नहीं, आप लोग उठा उठा के इसको बाहर बेच रहे हैं? ये किस किस्म का इंसाफ है? जिस तरीके से आप लोग 0.1% ऑफ डेटा सेंटर के पानी के इस्तेमाल के ऊपर गुस्सा हुए थे, तो 10% ऑफ पानी अगर इस तरह जाना शुरू हो जाए, हम यहाँ पे 94% पानी ज़ाया कर रहे हैं, और उस पानी में से अब एक मेजर चंक हम या तो राइस की मद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम कॉर्पोरेट फार्म्स में एज इट इज़ पूरा उनको उनके हवाले कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी आप कोई उसका हमें पैसा ना दें, आप जो आपने उगाना है उगाएं, पानी उसका इस्तेमाल करें, खाने को उठा के एज इट इज़ ले जाएं, जस्ट एज लॉन्ग एज आप इन्वेस्ट कर लें। अगेन प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, दे आर डेफिनेटली फॉरवर्ड लुकिंग, लेकिन इकोनॉमिक्स, जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, उसके बिल्कुल बरक्स। तो जब वो हमने आईपीपी के मुआहदे लगाए थे, जो मैं बार बार रीइटरेट करता हूँ, क्योंकि अभी ना बड़े सारे आते हैं मिलिट्री की जब बात करते हैं ना, तो इनके बहुत सारे बड़े पैशनेट किस्म के लोग हैं जो आते हैं और कहते हैं कि भाई तुझे पता है नहीं, वो 4 गालियाँ भी देते हैं साथ आके, क्योंकि वो सारे मूँछों वाले ना वो बड़े बॉयज़ होते हैं, राइट। तो उन्होंने आगे गालियाँ भी देनी होती हैं, उन्होंने ऊपर से भी आना होता है, और वो कहते हैं कि यार हमारे जो बड़े हैं ना उनको सब पता है। अगर आपके बड़े इतने तेज़ थे, पिछले 75 साल से वो चला रहे थे, और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, मैं हमारे सियासतदानों की बात भी कर रहा हूँ, तो जब आपके आईपीपीज़ के मुआहदे हुए तो किसी सियाने आदमी को नहीं पता लगा उस टाइम के ऊपर कि ये क्या चल रहा है। जब आप हुकूमतें गिराते फिर रहे थे 90s के अंदर, तो किसी को कोई सेंस नहीं थी कि ये जो हम कर रहे हैं इससे अगले 20 साल का इम्पैक्ट क्या होगा। ऑब्वियसली भाई आपका काम नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं हैं उसके ऊपर, तो आप इकोनॉमिक्स थोड़ी देखेंगे। आप आएंगे आके कहेंगे कि यार क्या मेरा ऐसा प्रोजेक्ट चलेगा जिससे अगले 2 साल लोग आके मेरी वाह करेंगे और देखेंगे कि यार देखो हमने साउथ पंजाब के अंदर नहरें लगा करके कितना ग्रीन कर दिया उसको, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, ज़बरदस्त, 100 बिस्मिल्लाह। साथ ही आपके पास इतनी पावर है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, सब कुछ लेकर आ रहे हैं, बराह करम पानी की प्राइसिंग को भी एक दफ़ा फिक्स कर दें। अगेन सिर्फ मैं नहीं कह रहा, IMF इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काम हो भी रहा है। लेकिन फॉर द डियर व्यूअर, आपको भी पता होना चाहिए कि जब पानी की प्राइसिंग आएगी, पानी सही मानों में प्राइस होगा, तो वो सही चीज़ है, वो सही आउटकम है, और हमें इवेंचुअली उसकी तरफ जाना ही जाना है। और बाय द वे ये जो कॉर्पोरेट फार्म का है ना, मेजर जनरल रिटायर्ड ताहिर असलम साहब ने अरब न्यूज़ को बताया था, जिसको मैं साइट कर रहा हूँ, कि 60% ऑफ दिस ग्रीन पाकिस्तान का जो ओवरऑल प्रोड्यूस है वो पाकिस्तान के लिए, और 40% विल बी एक्सपोर्टेड मेनली टू दी गल्फ कंट्रीज़, फर्स्ट ऑर्डर बीइंग $25 मिलियन। तो ये जो हमारा क्लीन ग्रीन पाकिस्तान है, ये डेफिनेटली एक्सपोर्ट और गल्फ़ की एक्सपोर्ट के लिए बना हुआ है। तो जो मैंने आपको थॉट बताई है ना कि हम पानी को, सस्ते पानी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस थॉट को आपने दिमाग में रखना है। अगेन मैं किसी को अटैक नहीं करना चाहता, मैं एक इकोनॉमिक थॉट आपके दिमाग में डाल रहा हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके बेहतर होपफुली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। कुछ अगेन डेटा आपकी खिदमत में हाजिर है क्लोजिंग के ऊपर।
पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन है जो कि मैं जनरली कह रहा हूँ और अगेन मैं एज अ स्टार्टर आपके सामने रख रहा हूँ, इसके ऊपर लोग आपके अपने तबसरे देख सकते हैं। आई एम क्वाइट सर्टन कि बहुत सारे पढ़े लिखे और एक्सपर्ट्स इसके अंदर होंगे जो कि मुझे एजुकेट करेंगे एंड आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग एजुकेटेड। बट जो मेरी वो है वो बड़ी सिंपल है कि जो इस वक्त आपकी करंट प्राइसिंग है वो एक पर एकड़ के हिसाब से आप जाके चार्ज करते हैं एंड उसके ऊपर जाहिर है कि आप 10 लीटर इस्तेमाल करें, आप 10 करोड़ लीटर इस्तेमाल करें, नोबडी केयर्स, राइट? सो यू आर नॉट इंसेंटिवाइज्ड to optimize your water usage. It needs to be volumetric. It needs to be paid by the amount of the total volume of water that you extract. अगेन ये IMF भी यही कह रहा है, उनका बेंचमार्क जो है वो बड़ा क्लियर है। वो कह रहे हैं कि जी जो आपकी कनाल की मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको आपने पूरा करना है और उसको पूरा करने के लिए आप उसकी जो कॉस्ट है वो आप प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें और वॉल्यूमेट्रिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके ऊपर कोई टैक्स एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर आपको निचोड़ा जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ उस पानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी कॉस्ट को रिकवर कर रहे हैं, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। उसके अलावा जहाँ तक AI का ताल्लुक है तो पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त AI के डेटा सेंटर्स लग रहे हैं और वो जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोटल प्रोजेक्टेड 6.6 बिलियन मीटर क्यूब वाटर यूज़ होगा 2027 के अंदर। पाकिस्तान में 183 बिलियन मीटर क्यूब पानी हर साल निकाला जाता है सिस्टम से। सो दैट वुड बी रफली अराउंड 3% ऑफ पाकिस्तान टोटल वाटर। तो जो AI का जो हवा बना करके उन्होंने पानी वाला खप आपके सामने डाल दी है वो इतनी बड़ी है नहीं, क्योंकि अगेन पूरी दुनिया में AI इस्तेमाल हो रहा है। तमाम डेटा सेंटर्स को मिला करके भी टोटल 6.6 बिलियन मीटर क्यूब इस्तेमाल होगा। इस वक्त पाकिस्तानी पानी को इस वजह से सीरियसली नहीं ले रहे क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान जो खासकर आम पाकिस्तानी है ना, जो कि 5% ऑफ वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो सारा का सारा ग्राउंड वाटर पे जा चुका है। और वो इस वक्त जो है ना उसने बिल्कुल ही गवर्नमेंट को छोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि यार, और ये आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि हर घर बनता है उसमें एक वेल खोदा जाता है, उधर एक मिसाइल मोटर डलती है और वो आपको पानी फराहम करती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। अगेन एक ऐसी कंट्री विच हैड वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल वाटर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, वो बैठ के सारा का सारा ज़मीन से निकाल रही है पानी। और ये ज़्यादा अरसे चलेगा नहीं क्योंकि वो पानी ऐसे ऐसे नीचे जाता जा रहा है और इवेंचुअली वो पानी स्कार्सिटी की तरफ जाएगा। और उस टाइम पे हमें ख्याल आएगा कि ओह स्नैप, हमने तो कोई सिस्टम ही नहीं बनाया डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर, हमने पानी को प्राइस ही नहीं किया और फिर हम एक दूसरे से लड़ेंगे पानी के ऊपर, हमारे लोग एक दूसरे को मारेंगे और वायलेंस होगा और बहुत सारी खपें होंगी जिसको आसानी से आज अवॉइड किया जा सकता है। अभी भी ऑलरेडी मामला जो हैं वो काफ़ी सीरियस हो गए हैं, लेकिन अगर आज हम इस कॉन्वर्जेशन को मेन स्ट्रीम करें, इसके ऊपर काम करें, मिल बैठ कर इसके ऊपर बैठें, तो हम इसको पोटेंशियली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई आके इसके ऊपर बोलता है ना कि भैया बस डैम बना दो सब सॉर्ट हो जाएगा, तो वो जो है ना आपकी सप्लाई साइड को आप पोटेंशियली ऑप्टिमाइज़ करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। आपने डिमांड साइड को ऑप्टिमाइज़ करना है। आपने ये ऑप्टिमाइज़ करना है कि एक्चुअल में जो मोस्ट वैल्यूएबल यूज़र ऑफ वाटर है ना उस तक पानी पहुंचे। तो आप डैम बना लें, आप 10 और चीज़ें बना लें, आप पानी की जो टोटल सप्लाई है वो जितनी भी बढ़ा लें, अगर उसने ज़ाया होना है तो वो ज़ाया होगा जब तक प्राइसिंग सेट नहीं होगी। और यही मकसद था इस वीडियो का। वल्लाह आलम आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, लेकिन मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में कि यार इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। हम AI के ऊपर लगे हुए हैं, ये पानी का मसला पाकिस्तानियों को क्या इससे गर्ज है। बट आई थॉट कि एक उड़ता तीर लेते हैं, एक पोटेंशियली एक नए टेंजेंट पे निकलते हैं, देखते हैं लोग क्या कहते हैं। अगली वीडियो इसी टेंजेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं एग्रीकल्चर के ऊपर कर रहा हूँ। वो इंशाल्लाह कल की तारीख में या परसों की तारीख में आ जाएगी। उसके बाद फिर मेरी 2 बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ आ रही हैं। पहली, क्योंकि मैंने आप लोगों को बड़े अरसे से प्रॉमिस किया हुआ था, जो कि आपके प्रोसेसर्स हैं, मेमोरी चिप्स हैं, जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने शायद सुना भी होगा कि जी मेमोरी बड़ी एक्सपेंसिव हो गई है, चिप्स बड़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है और अब तो सैंक्शंस भी आ रही हैं चिप मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। तो उसकी सप्लाई चेन काम किस तरह से करती है, कौन किस लेवल की चिप बनाता है, उसका डिज़ाइन कैसे होता है। पिछले दिनों पाकिस्तानी एक साहब हैं जो कि गालिबन ASML, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और वाहिद मेजर कंपनी है जो कि कटिंग एज जितनी भी चिप्स बनती हैं उसको बनाने की जो मशीन होती है उसको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो उनसे आपसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे ईमेल की, मैंने उनसे डिटेल में बात की, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंसाइट फराहम की। तो उसके बारे में एक तो 2 से 3 एपिसोड्स की एक सीरीज़ आएगी जो कि उसको डिटेल में बताएगी कि वो सप्लाई चेन किस तरह काम करती है और पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर। दूसरा जो ज़्यादा मज़े की सीरीज़ है, जो कि आई नो आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर, वो AI की फंडामेंटल अगले 5 साल के अंदर जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, खासकर जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो किस तरफ जा रही है। क्योंकि इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि यार बस क्लाउड सीख लो, लेकिन हर कोई क्लाउड सीख रहा है, हर कोई ये काम कर रहा है, तो फिर जॉब्स तो सारी जा रही हैं, एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे क्रिएट होगी
वो सारा का सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने समझ लिया है। बड़ा मज़ा मुझे आ रहा है क्योंकि मैं खुद उसके अंदर घुसा हुआ हूँ, मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्फ्रेंसेस पे जा रहा हूँ, तो मुझे अब बड़ा क्लियर समझ आ गया। मैं तो बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ इस नैरेटिव को कि जी जॉब चली जाएंगी, और 100% इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ कि जी एआई की ऑटोमेशन की वजह से जो है ना इंसान बिल्कुल फारग बैठ जाएगा। मुझे तो अगला साइकिल बड़ा क्लियर नज़र आ गया है और वो मैं इंशाल्लाह उस सीरीज़ में आप तक भी पहुँचाऊँगा। बट नॉनदलेस यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी है। आप देख रहे थे दिल की बात। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे मिलता हूँ कल की वीडियो में।